honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते। दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं एक भविष्यवाणी अर्थात प्रिडिक्शन सेशन। किसके साथ? अंकित शाह जी के साथ। आपका स्वागत है अंकित शाह जी जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में। नमस्ते। तो आपसे कौन कौन से प्रेडिक्शंस पूछूं? सबसे पहले बताइए 2024 के भारत के लोकसभा के चुनाव में क्या होगा? देखिए, इस पर मैंने 1.5 साल पहले ही बता दिया था 350 प्लस सीट्स। अब इसमें क्वेश्चन बार बार ये आता है कि सिर्फ बीजेपी या एनडीए, तो दैट विल डिपेंड ऑन कितना सीट शेयरिंग होता है। अगर सीट शेयरिंग में आपका डोमिनेंस है तो इंडिविजुअल भी 350 प्लस हो सकता है, लेकिन अगर सीट शेयरिंग में नहीं होता है डोमिनेंस उतना और अलायंस पार्टनर्स को अच्छे से अकोमोडेट किया जाता है तो फिर एनडीए का 350 प्लस कह सकते हैं। 350 प्लस तो 2019 में भी आया था, एनडीए का 353 था जी 2019 में जी। तो आपका कहना है 2024 में रिपीट होगा 350 प्लस? बिल्कुल बिल्कुल रिपीट होगा। चलिए, और बाइडेन का क्या होगा? प्रेसिडेंट बाइडेन तो अब कैसे कैंडिडेट रह सकते हैं, इट इज़ वेरी डाउटफुल। हेल्थ वाइज भी डाउटफुल लगता है और इवन अदरवाइज कैंपेन करने की कैपेसिटी भी मुझे नहीं लगती। ना उनके नाम पे वोट देने वाली कोई स्थिति दिखाई देती है। तो डेमोक्रेट्स जो है उनको लीडर अपने सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि किसको पुश करने वाले हैं। और कमला हैरिस जो है हो सकता है वो कैंडिडेट बन के निकल के आए अल्टीमेटली। तब तो फिर ट्रंप के मज़े आ जाएंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के भी केसेस चल रहे हैं। तो ये वाला इलेक्शन बिल्कुल नॉर्मल वाला इलेक्शन नहीं है यूएस के लिए, क्योंकि जो क्राइसिस के इवेंट्स भी मैंने प्रेडिक्ट किए हैं, आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, और जिस प्रकार का ले ऑफ का है पूरा सीज़न दिखाई दे रहा है आगे आते हुए नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के आसपास। इनफैक्ट अच्छा, ये आपका अगला प्रेडिक्शन है? अभी 2 दिन बाद जो अभी क्रिसमस ले ऑफ भी फेमस है वेस्ट में, वो भी होता है। तो जिस प्रकार का दिख रहा है सिचुएशन, ये नॉर्मल वाला इलेक्शन नहीं है यूएस में। बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स वाला दिखेगा आपको। जहाँ तक सवाल रिपब्लिकन्स का है, तो दिखाई अभी ये पड़ रहा है कि जो भी विवेक जी बात करते हैं बिल्कुल सही सा, विवेक रामास्वामी, हाँ बिल्कुल सही लगता है, सटीक लगता है जितने भी आंसर्स वो देते हैं। पर इसके बावजूद अगर आप वहाँ के लोकल्स को अगर आप टटोलोगे तो इसके बावजूद कि वो सारे आंसर से सेटिस्फाइड है, फिर भी वो गॉड वाला डिस्क्रिमिनेशन आ ही जाता है बार बार। वो क्रिश्चियन रेसिज्म, हाँ वो आ ही जाता है। तो हो सकता है कि उनको ट्रंप के साथ अकोमोडेट करना पड़े पहले टर्म में, शायद एज अ वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आए अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दें उनको लड़ने के लिए, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की ऐसे टीम बन सकती है, और मे बी फिर नेक्स्ट टर्म विवेक जी को चांस मिले। बट अभी तो डिस्पाइट द फैक्ट कि सब कोई फेवरेबल स्पीच चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, उतना कैंपेनिंग ट्रंप का है भी नहीं, इसके बावजूद लोग प्रेसिडेंट ट्रंप को फेवर करेंगे बिकॉज ऑफ दैट वाइट रेसिज्म बोलो या क्रिश्चियनिटी बोलो। वो बार बार विवेक जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हिंदुइज्म की भी सिमिलर वैल्यूज़ हैं। उनको मेरी किताब दे देते हैं, ऑल रिलीजन्स आर नॉट इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। हाँ, तो उसको पढ़ के जो है उनके जो लोग उनको सब पता है, उनको पॉलिटिकल स्टैंड लेना पड़ता है कि भाई वी हैव सिमिलर वैल्यूज। अच्छा, वो ऑडियंस को समझाते हैं कि मल्टीपल मैरिजेस नहीं होना चाहिए, डिवोर्स नहीं होना चाहिए, व्हाई इज इट एलियन इन आवर सोसाइटी। तो सुन के तो अच्छा सा लगता है, लेकिन अब कितना वोट में तब्दील होगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन। और ये बताइए कि अमेरिकन इकोनॉमी का क्या होगा?
देखिए, फेड जो है वो कह रहा है कि अब रेट घटाएगा। हाँ देखो, ये फेड की जो बातें हैं रेट कट्स की, ये 2022 से जब से रेट्स बढ़ना शुरू हुए, आई थिंक तब से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि रेट कट्स अभी करेंगे, थोड़े टाइम में करेंगे। तो तभी मैंने बता दिया था कि ये नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल 2023 में भी नहीं है, लेकिन दिक्कत है कि इलेक्शन है। तो भले ही टोकन बोलो, टोकन एक्शन बोलो इसको, या पॉलिटिकल कंपल्जन बोलो, तो रेट कट तो होगा नेक्स्ट ईयर। तो रेट कट का पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है? बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, और उसके ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जो है वो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में फिर दिखाई पड़ते हैं, तुरंत नहीं दिखाई पड़ते। तो पहले तो अच्छा लगता है रेट कट, क्योंकि इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है, जिसको क्रेडिट कार्ड का डेट है उसको लगेगा हाँ कुछ रिलीफ मिला, जिसने लोन्स ले रखी है उसको लगेगा हाँ कुछ रिलीफ मिला, और पूरा एक नरेटिव भी सेट होगा कि रेट कट्स कंटिन्यू होंगे। इन्वेस्टमेंट इमर्जिंग मार्केट्स में आना शुरू होगा। वो तो तय बात है, दैट इज़ फिक्स्ड, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो मिड 24 से लेके मिड 25 तक मैसिव इन्फ्लो आना है, चाहे वो ब्लूमबर्ग इंडेक्स से आए, जेपी मॉर्गन वाले बॉन्ड लिस्टिंग से आए, अलग अलग तरीके से रुपी बॉन्ड इशू होने वाला है उससे आए। तो ये तो तय है कि वेल्थ, मैसिव वेल्थ आने वाला है वहाँ से ट्रांसफ़र होके। और कुछ ये भी बातें चल रही है, अभी जयशंकर जी का मैं कुछ पढ़ रहा था, डुअल सिटीजनशिप इज स्टिल इन डिस्कशन, बोले स्टिल पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिबेट करके। लेकिन डुअल सिटीजनशिप तो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप पाकिस्तान में देखिए कि सारे जितने भी उनके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं वो डुअल सिटीजनशिप की वजह से ही हो रहे हैं क्योंकि जो उनका एलीट है वो सारा डुअल सिटीजनशिप लेके बैठा हुआ है, और उसका खाली अकेला इंटरेस्ट ये है कि लेके बैठा है हाँ, फ्लाइट की टिकट भी लेके बैठा है, उसका अकेला इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान को लूटो और बाहर बैठे रहो आराम से। जी, तो अभी तो खाली बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे भी डाउटफुल लगता है डुअल सिटीजनशिप वाला, बट ये है कि वीज़ा रिजिम तो फ्लिप होने ही वाला है, वो तो तय बात है कि भाई आप वर्क करके तुरंत वापस आ सकते हो, दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम, वो तो बैठ ही जाने वाला है। तो जो ये पुराना अभी तक चल रहा था कि हर एक वीज़ा के लिए लाइन में लगो, एप्लीकेशन करो, फिर इंटरव्यू होंगे, फिर रिजेक्शन होगा, उसमें से इतना परसेंटेज पास होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल रीसेट अब करीब है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है अब उस प्रकार का वीज़ा रजीम। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड होता जाएगा कंट्रीज़ के बीच, और आप देख ही रहे साउथ ईस्ट एशिया से लेके इस तरफ गल्फ़ तक भारतीयों को जिस प्रकार से वीज़ा फ्री ट्रैवल की बात हो रही है, भले अभी पायलट प्रोजेक्ट्स है, बट ये जो सारे इंडिकेशंस हैं कि हर एक कंट्रीज़ अपनी टूरिज़्म को फोकस कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी का भी आया इंडियन टूरिज़्म के ऊपर स्टेटमेंट्स। ये सारे इंडिकेटर्स है कि आगे किस प्रकार का क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि फिर तो वो टूरिज़्म वाला एक रेवेन्यू है, बाहर से अगर कोई आता है, विज़िट करता है, स्पेंड करता है, उसके ऊपर आप थोड़ा फोकस कर रहे हो अब ज़्यादा, बजाय इसके कि जो प्योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला मॉडल था। क्योंकि नेक्स्ट 3-4 इयर्स ये दिख रहा है कि बहुत टमल्टस है, कंट्रीज़ हैफाजार्ड बिहेव करेगी ट्रेड पॉलिसीज़ में, हर कोई कंट्री ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हो जाएगी, और जो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर जो प्राइम मिनिस्टर का फोकस है, शी जिनपिंग का भी वही फोकस है। तो सर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं अब क्लियर बता रहे हैं कि सेल्फ रिलायंस वाली बातें शुरू हो रही है। तो क्योंकि पीरियड ही ऐसा आ रहा है जहाँ पे अनसर्टेनिटी होगी मल्टीलैटरल ट्रेड पैक्ट्स की। तो मल्टीलैटरल आपने अभी तक जो भी अग्री करके रखा था वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने, वो आगे जाते हुए अब डाइसी लग रहा है नेक्स्ट 3-4 इयर्स में। तो WTO का क्या होगा? देखो ये सारी बॉडीज़ जिनको मल्टीलैटरल बॉडीज़ नाम के लिए तो बोला गया मल्टीलैटरल, पर अंदर गवर्नेंस तो मल्टीलैटरल नहीं था। हर कोई मानता है कि ये यूनिलैटरल गवर्नेंस अंदर चल रहा था। और जब भी शब्द इस्तेमाल होता है ग्लोबलाइजेशन,
तो ग्लोबलाइजेशन तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्लो ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इंक्लूडिंग सर्विसेज, यस, अक्रॉस इंक्लूडिंग लेबर, अक्रॉस ऑल कंट्रीज। ये तो कभी हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं है। और पूरा एक पोलराइज इंटरनेशनल ट्रेड चला, जहाँ पे एक जगह पे पोल्यूशन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसके लेबर का टॉर्चर हो रहा है, और उसी की टॉर्चर के बेस पे बाकी का वर्ल्ड जो है डेमोक्रेसी, राइट्स, फ्रीडम्स, आर्ट, डांस, कल्चर एंजॉय कर रहा है। और वो एंजॉय करने के बाद फिर वापस उसी के ऊपर रिपोर्ट निकालता है और बोलता है कि तुम तो ऐसे हो। ठीक, तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये ट्विटर पे भी एक आर्ग्यूमेंट चला था, मैंने बोला था, एक वाइट था, बोलता है चाइनीज़ डिक्टेटरशिप दिस दैट। तो मैंने जवाब दिया कि अगर आपको डेमोक्रेसी डलवाना है चाइना में तो मैं शॉर्टकट बताता हूँ, सबको अपना अपना मैन्युफैक्चरिंग का बर्डन थोड़ा थोड़ा ले ले, खुद की कंट्रीज़ को पोल्यूट करना शुरू करें, अभी डेमोक्रेसी, थोड़ा लिबरलिज्म तो आ ही जाएगा चाइना में। फिर कोई जवाब ही नहीं आया। चलिए अगले थोड़ा सा चलते हैं यूरोप की तरफ। बताइए यूक्रेन युद्ध में क्या होगा? देखिए, जब तक कंपनीज का पेट नहीं भर जाता विथ डील्स, तब तक तो खींचना है इसने। और आगे जिस प्रकार का क्राइसिस आ रहा है यूक्रेन का, देखो पहले दिन से सॉल्यूशन फिक्स है यूक्रेन का। आधा पार्ट जो है वो रशिया जाना है, आधा ज्योग्राफी, और आधा ज्योग्राफी वेस्ट की कंपनीज, जिसको आप रिहैबिलिटेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलो, रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलो। तो सबसे पहले तो लड़ाई का कॉन्ट्रैक्ट और फिर रिहेबिलिटेशन का कॉन्ट्रैक्ट। सिस्टम ठीक है इन लोगों का। हाँ, नहीं, इसमें संजय जी दिक्कत यह है, जो हमने बात भी करी थी अब्राहमिक इकोनॉमिक्स पे, जहाँ पे मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे ही फोकस है, वहीं पे ये वर्ड निकल के आते हैं, वॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी को वॉर के साथ जोड़ रहे हो, वॉर इकोनॉमिक्स। फिर आप बोलते हो गन कल्चर, कल्चर को गन के साथ जोड़ रहे हो। पेट्रो डॉलर, करेंसी को नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जोड़ रहे हो। तो ये अब्राहमिक थिंकिंग है कंजम्पशन की, टेक ओवर की। तो ऐसा ही निकल के आएगा, ऐसे ही शब्द निकल के आएंगे। अगर आप उनको बोलोगे विदाउट वॉर इकोनॉमिक्स चला के दिखाओ, दे आर ब्लैंक ऑन इट। इसीलिए तो ट्रम्प से इतना नाराज रहते थी एस्टैब्लिशमेंट की, वो वॉर होने नहीं देता था कि एक भी वॉर नहीं शुरू किया उसने। और वॉर मॉन्गर का टैग लगा दिया गया था नरेटिव में उनके ऊपर आने से पहले से ही, जबकि वो उनके टाइम पे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं, राइट। तो एक स्क्रिप्ट से अगर आप हट के चलते हो तो यू आर नॉट इन द ग्रुप। दैट इज़ व्हाट हैपेंड विथ हिम। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो पूरा टेन्यूर रहा, हायरिंग और फायरिंग, हायरिंग और फायरिंग, राइट, सुबह शाम यही चला पूरा 4 साल। क्यों? क्योंकि जो भी वो बोल रहे हैं सब यस सर कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहा, क्योंकि सबके सब इर्द गिर्द वेस्टेड इंटरेस्ट वाले खड़े, स्टाफ से लेके हर कोई। तो बहुत मुश्किल है। डेमोक्रेसी फॉर्मेट को एक्सट्रीम कैपिटलिज्म ने टेक ओवर करा है, ये बात तो माननी पड़ेगी। एंड इट हैज़ रन इट्स ड्यू कोर्स, जहाँ पे अब उस प्रकार के नेशनलिस्ट लीडर्स आपको नहीं मिलते, राइट। अभी तो हम लकी है कि प्रधानमंत्री जी हैं जिनको नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता, करप्शन का कुछ मिलेगा नहीं, राइट। पर डेमोक्रेसी की बात तो ये सही है कि कैपिटलिज्म कैन टेक इट ओवर। जिसने आपका इलेक्शन का कैंपेन फंड करा है, फिर उसको एक्सपेक्टेशंस है आपके साथ कि आप कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आओगे जिनसे बिजनेस प्रॉफिट होगा। तो जो ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है इलेक्शन वोटिंग का, जब ये इसका सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, तब थॉट प्रोसेस ऐसा था, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनीज थी हर जगह, तो उनका थॉट प्रोसेस ये था कि क्रिश्चियनिटी का तो ब्लॉक बन ही जाएगा, क्योंकि बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का सिस्टम है, और बाकियों को तो पता ही नहीं है, दे डू नॉट हैव पॉलिटिकल अवेयरनेस फॉर दैट इलेक्शन मेथड। तो उन्होंने दाव खेला और हर जगह इंट्रोड्यूस करवाया ये सिस्टम।
और फिर पता लगा कुछ सालों बाद कि एक फेलो अब्राहमिक फेथ है जिनका ब्रीडिंग तो क्रॉस कर रहा है सारी वर्ल्ड बैंक्स को, तो ये उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। अब वो टेक ओवर करने लगा हुआ है पूरे यूरोप को, और इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करे। और अब जो आपने पहले जो बोला था कि कोलैप्सिंग बर्थ रेट, जो पूरा टोटली जो है, जो डेवलपमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट जो है, वो सारा का सारा मटेरियल डेवलपमेंट में जब हो गया तो ओनली बर्थ या ओनली वन लाइफ वाला सिंड्रोम आ गया। तो उसके बाद तो फिर कोई करके मर जाना है बस। तो बस कंज्यूम करके मर जाना है। तो फिर कोई बर्थ रेट्स का या कोई अपने बच्चों का या बाकी आके जैसे हमारे यहाँ जो पंचरण का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ तो है नहीं, वहाँ कुछ इस तरह का। उनको तो नेचर, वो बाइबल में लिखा है और कुरान में लिखा है कि नेचर इज़ फॉर योर एन्जॉयमेंट, और सोल किसी की होती नहीं। नोबडी एल्स हैज़ अ सोल एक्सेप्ट मैनकाइंड। तो ये तो फिर होना ही है। अब आप जो है वो बार बार कहते हैं कि साहब ये 2025 के बाद रीसेट होगा, 2025 का यूके इलेक्शन। तो ये यूके इलेक्शन से फाइनेंशियल रेट रीसेट और डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस का क्या लिंक है? बहुत बड़ा लिंक है संजय जी, क्योंकि ये जो पूरा ग्लोबल पावर का स्टेटस यूके से शिफ्ट होके जो बैटन ऑफ लीडरशिप है अटलांटिक की उस तरफ, यूएस की साइड, जब ये ट्रांसफ़र हुआ तो उस अलायंस में यूके गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल जो अलायंस में रहा, जब तक ये डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तब तक रहा। तो ना सिर्फ बाकी सारे सेक्टर्स का वैल्यूएशन जिस प्रकार से ख़राब किया गया, आपने ये भी पाया कि जो प्रेशियस मेटल्स का ट्रेडिंग होता है, लंदन मेटल एक्सचेंज और लंदन बुलियन और अमेरिकन कंपनीज जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करती है, इनका एक अलायंस बना जिन्होंने जो फिज़िकल गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को 30-40 साल तक मैनिपुलेट करा है यूएस डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस कंटिन्यू करने में। तो यूके गवर्नमेंट का अब जो रोल है वो रोल है कि अलायंस से बाहर निकलने का, मैनिपुलेशन बंद करने का। और उसी का जो प्रेडिक्शन दिया था उसका न्यूज़ आ गया है कि लंदन मेटल एक्सचेंज जो है वो अब शंघाई फ्यूचर्स के प्राइसिंग के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। तो अब क्योंकि अब मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है, जब डॉलराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डी डॉलराइजेशन कर रहे हो। वैसे ये डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस आपके हिसाब से कब शुरू हुआ? देखिए, इसमें दो जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट्स मुझे दिखाई देते हैं। सबसे पहला, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का वीज़ा रिजेक्ट हुआ या जो भी वो एपिसोड हुआ, और उसी दिन प्रधानमंत्री जी, मतलब सब तो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उसी दिन उन्होंने बता दिया था कि वो चाहेंगे कि अमेरिकन्स लाइन में लगे वीज़ा के लिए। वो उस प्रकार का विकसित भारत देखना चाहते हैं। और उसी के बाद आपने देखा कि ना सिर्फ गिफ्ट सिटी वाला जो गांधीनगर में प्लान बिगिन हुआ, आपने पाया कि शिंजो एबे जी के साथ एक घनिष्ठ मित्रता चीफ मिनिस्टर की जो विजिट्स होती थी, और जापान फिर पार्टनर कंट्री बना वाइब्रेंट गुजरात समिट के सारे जितने भी इवेंट्स हुए, और फिर गुजरात मॉडल को प्रोजेक्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि शिंजो एबे का डी डॉलराइजेशन के कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका और इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट लाने में भी रहा। तो एक तो ये था ही, दूसरा ये था कि जो ग्लोबलिस्ट है उन्होंने भी पाया कि बर्थ रेट्स जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के, और प्रॉफिट इज़ अ फैक्टर ऑफ कंजम्पशन। वो तो क्लियर बात है, बिना कंजम्पशन के तो कोई प्रॉफिट नहीं है। तो दे विल हैव टू फाइंड आउट अ कंट्री जहाँ पे कंजम्पशन का मेंटेनेंस रहने वाला है नेक्स्ट 30, 40, 50 ईयर्स, जहाँ पे उस लार्ज चंक का पॉपुलेशन साइज है।
तो आई थिंक उनका भी थोड़ा टर्निंग पॉइंट वहाँ से फोकस होना शुरू हुआ। तब आप देख पाओगे कि बहुत सारे उनके जो इन्वेस्टमेंट के फंड्स थे उसी पीरियड के दौरान उन्होंने इमर्जिंग मार्केट फंड करके बिगिन किया उस टाइम पीरियड पे। और फिर 2008 के क्राइसिस के बाद जब गल्फ को पता लगा कि अमेरिकन इकोनॉमी को क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए जितने डॉलर्स की एंट्रीज या प्रिंटिंग बोलो, प्रिंटिंग तो शब्द है, खाली प्रिंटिंग नहीं होती, खाली एंट्रीज होती है, तो वो जो एक्स्ट्रा एंट्रीज की वजह से जो इन्फ्लेशन आया, जिसमें बहुत ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन हुआ पूरे अरब वर्ल्ड में, और अरब स्प्रिंग हो गया 2011 में। मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे गल्फ को ये बात समझ में आई कि उनका आधा से ज़्यादा क्रूड ऑयल का स्टॉक जो है वो रेडिकलाइजेशन में बर्बाद हो चुका, सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर को रिज़र्व करेंसी स्टेटस में कंटिन्यू करवाने के लिए। तो आधा उनका वेल्थ भारतीय उपमहाद्वीप को रेडिकलाइज करने में और आधा मिडिल ईस्ट को इस्तेमाल करने में, पूरा रेडिकलाइज करने में। यूरोप को रेडिकलाइज किया उन्होंने, तो वो तो लेटर हो, दैट इज़ अ लेटर वन। पर 2011 में ये उनका आया रियलाइजेशन कि अब आधा स्टॉक बचा है और अगर रेवेन्यूज़ जल्दी डाइवर्सिफाई नहीं किए सेविंग्स दूसरी करेंसीज में, तो जब ये स्टॉक का रेलेवेंस इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगा तो फिर कहाँ से स्पेंडिंग करेंगे। तो ऐसी कोई रियल परचेजिंग पावर वाली करेंसी चाहिए होगी जिसमें आप स्टोर करोगे नेक्स्ट 15-20 ईयर्स का जो आप क्रूड ऑयल बेच रहे हो उसका रेवेन्यू, तो फिर आप इस्तेमाल कर पाओगे उसके बाद। तो अर्जेंसी जो है डी डॉलराइजेशन की वो सबसे ज़्यादा गल्फ को है, बाकियों को नहीं है इतनी अर्जेंसी। 2015 के बाद अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो किस लेवल तक डेट खींच सकती है? उन्होंने अनलिमिटेड डेट डील बोल रखा है 2025 तक। अनलिमिटेड डेट डील का मतलब होता है कि किसी की परमिशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, 2025 तक जितनी एंट्रीज करनी हो आप करो। और अनलिमिटेड डेट डील का मतलब क्या होता है कि आपको जितनी एंट्रीज करनी है उतनी करो। बेसिकली उसका मतलब होता है कि करेंसी का वैल्यू हम खुद नीचे लेके जा रहे हैं। एंडलेस प्रिंटिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, कोई भी नॉर्मल इकोनॉमी हो और जिसकी इतनी हैवी डेट हो तो उसका तो करेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे जाता है। लेकिन ये अमेरिकन इकोनॉमी ने ऐसे मैनेज कर रखा है, ऐसे मैनिपुलेट कर रखा है कि जब ये क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करते हैं तब भी इनका वैल्यू ऊपर जाता है, जब क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं तब भी ऊपर जाता है। जी, तो देखिए ये नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि भाई एक में ऊपर जाए तो दूसरे में नीचे जाए, इनका दोनों में ऊपर जाता है। देखो ये पूरा जो सेटअप है ना एलाइज की सेंट्रल बैंक्स के साथ, जहाँ पे इनको मल्टीपल कंट्रीज़ का सपोर्ट मिलता है ये करने को, जो पूरा एलाइज का एक वेस्टर्न कलेक्टिव है, ये सबकी सेंट्रल बैंक्स जो है वो एकदम इन डेप्थ कोऑर्डिनेशन में रहती है, विच इज़ वाई दिस इज़ पॉसिबल। दूसरा आपको ये समझना है कि क्योंकि एलाइज की करेंसीज भी बेसिकली डॉलर के ही आइसोटोप्स है, वो भी रियल नंबर्स नहीं हैं, तो उनकी तो डिपेंडेंसी है कि फेडरल रिजर्व जैसा गाइडेंस करेगी वैसा करना पड़ेगा, उनकी भी मजबूरी है। पर हमें आज ये देखना चाहिए कि 2022 जनवरी के बाद किसी भी एलाई कंट्री ने यूएस ट्रेजरी की नई साइकिल्स के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, एलाइज ने भी नहीं की। लास्ट जो 30 ईयर वाला जो ट्रेजरी वो ट्राई कर रहे थे उसमें भी उनको कोई लेने वाला नहीं मिला, फिर प्राइमरी डीलर्स को ज़बरदस्ती 25% पकड़ाना पड़ा। तो अब जब यूएस ट्रेजरी के लिए आपको डिस्पाइट द फैक्ट कि हायर इंटरेस्ट आप दे रहे हो, हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट अभी मिल रहा है यूएस ट्रेजरी के लिए, तब भी लेने वाला कोई नहीं है, कोई कंट्री। तो ये क्या सिग्नल करता है? और 30 ईयर तक का डेट जो है इसके उसके ऊपर भी कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है कि 30 ईयर्स भी वेदर वी शुड गो फॉर इट और नॉट। तो डामाडोल है स्थिति। और बैंकिंग का तो जो आप जानते ही हैं, मैंने जेडी के मंच पर से ही बोला था क्लियर कि नेक्स्ट ईयर जो है बैंकिंग बहुत ज़्यादा रैप अप होने वाला है वेस्ट में।
आप मानोगे नहीं संजय जी, इतना पॉन्जी चल रहा है कि बहुत सारी अमेरिकन बैंक्स फेडरल रिजर्व के BTFP प्रोग्राम पे लगी है, टर्म फंडिंग की, जो इमरजेंसी के लिए फेडरल रिजर्व देती है, इमरजेंसी सपोर्ट के लिए। तो उसमें से लो इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हैं वो, और वही पैसा ये सारी बैंक्स जो है फेडरल रिजर्व को चिपका रहे हैं एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। उन्हीं से पहले लो रेट में ले रहे हैं, और वो जो गैप है वो मार्जिन उनका बन रहा है प्रॉफिट का। आज ये हाल है बहुत सारी बैंक्स का। मतलब कितनी बड़ी एक मजाक की बात है कि मैं आपकी एक जेब से पैसा ले रहा हूँ लो इंटरेस्ट पे, फिर आपको पैसा दे रहा हूँ हाई इंटरेस्ट पे। बीच वाला मेरा मार्जिन। नहीं तो लीमन ब्रदर्स जैसी क्राइसिस दोबारा आने वाली है क्या? मुझे उससे भी बड़ा क्राइसिस दिखाई देता है, लेमन से तो कहीं ज़्यादा बड़ा, क्योंकि लेमन वाले में ऐसे ले ऑफ्स नहीं हुए जो हम अभी देख रहे हैं, जिस ग्रेजुअल फेज में ले ऑफ जा रहे हैं। और अगर गलती से इन्होंने जो मल्टीपल रेट कट्स की बात जो चलाई जा रही है, जेरोम पॉवेल तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मार्केट में मीडिया में जो चल रही है 6 रेट कट्स 5 रेट कट्स, अगर ये गलती सच में हुई, सच में अगर ऐसे रेट कट्स किए गए तो रास्ते पे मारामारी वाला इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि ये हो सकता है 5-6 रेट कट्स वाली चीज़, वेरी डाउटफुल। तो रास्ते पे तो फिर खून बहेगा। ये तो बड़ी अजीब सी लगती है चीज़ जब वहाँ की मीडिया पोर्टल्स बिंदास लिख रही है 5 रेट कट्स 4 रेट कट्स 6 रेट कट्स। अगर ये सच में होना है तो कैसे होना है? क्या कुछ आप सिस्टम पूरा चेंज करने वाले हो? क्या करने वाले हो? क्या किस प्रकार का तो प्लान कर रखा है? ये होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उस टाइम पे जो बॉन्ड यील्ड है इनकी वो कम हो जाती हैं, और फिर स्टॉक्स जो हैं उसमें लोग जाने लगते हैं। आज की डेट में ये है कि भाई बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हुई हैं, तो इमर्जिंग मार्केट से सारा का सारा जो स्टॉक्स में पैसा लगा हुआ है, जो ख़ास तौर से जो आपका FPI है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो भागता है वापस अमेरिका। लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक में तो पैसा अभी भी नेट इनफ्लो हो रहा है। अभी तो नेट इनफ्लो है। तो एक तो ये चीज़ स्क्वायर अप नहीं होती। दूसरी ये है कि अगर कई बार जब होता कि जब ये क्वांटिटेटिव ईजिंग करना शुरू करते हैं, यानी जब ये रेट कट शुरू करते हैं, तो रेट कट जैसे ही शुरू करते हैं तो वहाँ का स्टॉक बढ़ता है। इस बार आपको क्या लगता है, बढ़ेगा कि कोलैप्स होगा? देखिए संजय जी, आगे जो आ रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो स्टॉक्स अप जा रहे हैं उनके मार्केट में, ये स्ट्रेंथ वाला अप नहीं जा रहा है। ये क्योंकि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा बची नहीं है, और टॉप 5 to 6 टेक स्टॉक्स जो है वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो पूरा एक बबल जाके वहाँ पे बैठ रहा है। तो जैसे ही हम जो बताते हैं कि बैंक ऑफ जापान का कुछ मूव आएगा, येन को स्ट्रॉन्ग, आप बहुत दिनों से कह रहे हैं, आया तो नहीं आज तक। कभी भी आ सकता है, यू नेवर नो। और ये तब तक नहीं आएगा जब तक सिग्नल नहीं मिलता। तो सिग्नल तो US से ही जाना है, जब भी जाना है। तो जब ये होगा तो फिर 2024 का इलेक्शन है, इससे पहले क्यों देगा वो कोई सिग्नल? बिल्कुल देंगे, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा, राइट। आप एक बात समझें, नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर उनकी सारे बड़े बड़े बिजनेसेस जो है वो रोल ओवर के लिए जाने वाले हैं बैंक्स के पास, जो 1-2% में लेके बैठे थे लोन्स, और वो अब जो रेट होगा 6-7-8% वाला। तो बहुत सारे बिजनेसेस पूरे क्लोज होने वाले हैं। और उस पर तो एक रिपोर्ट भी आ गया है कि मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स विल लूज जॉब्स। पहले सिर्फ मैं कह रहा था, अब तो है, रिपोर्ट्स है जो बता रहे हैं। और US कांग्रेस का रिपोर्ट है, कांग्रेस का ऑफिशियल रिपोर्ट है, नॉट दैट सम ओनली मीडिया पोर्टल रिपोर्ट। तो ये बात क्लियर है कि मैसिव बिजनेस ले ऑफ्स और
टोकन तब तो फिर ये ब्लैक रॉक और स्टेट स्ट्रीट और ये वैंगार्ड ये सब वहाँ का स्टॉक छोड़ छोड़ के भागेंगे इंडिया में। वो तो तय है, वो तो बहुत क्लियर बात है संजय जी कि जहाँ ऐसी पॉपुलेशन है जो वर्क करके परचेजिंग पावर अर्न कर पा रही है और कंज्यूम कर पा रही है, वो तो आज एक ही ज्योग्राफी बची है एंड दैट इज़ भारत। तो आना तो तय है वेल्थ के साथ उनका, ये बात तय है और देयर इज़ नो ऑप्शन। लेकिन वो वेल्थ के साथ साथ अपना कल्चर भी यहाँ लाना चाहते हैं। हाँ, वो रिस्क तो रहेगा। हाँ, क्योंकि अच्छा कैलिफोर्नियंस जो टेक्सास जाते हैं और आप टेक्सास वाले लोगों को पूछो, दे आर सो इरिटेटेड। इट्स अ रिपब्लिकन स्टेट। कैलिफोर्नियंस वोकिस्ट जो अपना स्टेट बैंकरप्ट करके अब टेक्सास में एंटर कर रहे हैं। टेक्सास में जो रिपब्लिकन थॉट प्रोसेस से जो चलते हैं लोग, फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, जब वो ये कैलिफोर्नियंस को मिलते हैं जो टेक्सास में शिफ्ट हो रहे हैं, उनको लगता है ये वोकिस्ट लोग इधर क्यों आए। ये वही मैटर है। जब आप देखते हैं कि मुस्लिम इमिग्रेंट्स जब दूसरी कंट्री में जाते हैं फिर वापस वही चीज़ डिमांड करना शुरू कर देते हैं। वो क्लेम करते थे कि उसको उनसे बचने के लिए हम इधर आए हैं, फिर डिमांड उनका वापस वही शुरू हो जाता है। तो ये वही वाली बात है। तो वो कल्चर तो उठा के लेके आएंगे, तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा कि क्या क्या आप चेक्स एंड बैलेंसेस डाल सकते हो सिस्टम में इनको काउंटर करने के लिए। अच्छा, चाइना का क्या हो रहा है? चाइनीज़ इकोनॉमी का अब क्या होगा? जो उसका जो बबल बिल्टअप हुआ है रियल एस्टेट वाला, वो कब बर्स्ट होगा? देखिए वो प्रोसेस में है पूरा। उसका कमर्शियल रियल एस्टेट बिल्कुल यूएस इकोनॉमी के साथ पैरेलल, दोनों बस्ट जा रहे हैं और दोनों का बैंकिंग भी पैरेलल बस्ट जा रहा है, क्योंकि दोनों साथ में ही वो इकोनॉमी ऊपर चढ़ी थी ड्यूरिंग डॉलराइजेशन प्रोसेस। तो डी डॉलराइजेशन में दोनों ने साथ में ही नीचे उतरना है, राइट। पर चाइना ने खुद सिलेक्ट करा है, तो वेस्ट को क्यों ब्लेम दोगे आप उस चीज़ का। दूसरा, चाइनीज़ इकोनॉमी में जो शी जिनपिंग गवर्नमेंट को अभी टेम्पररी ये लग रहा है कि भाई हमने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी करके हमारा कंजम्पशन ख़त्म करके पूरी वर्ल्ड का फैक्ट्री बन के डॉलराइजेशन में सपोर्ट करा, और आज हम बूढ़े हो चुके हैं लेकिन पैसे वाले अभी भी नहीं बने, राइट। वी गॉट चाइना गॉट ओल्डर बिफोर इट गॉट रिचर, बिफोर इट गॉट रिच। हाँ, तो वो बड़ा दुख दर्द उस बात का एक्यूमुलेट हुआ है, और जिसके चलते वो मैंने बताया था कि ये वार्निंग वाली विजिट थी यूएस को, और वो अब आ चुका है न्यूज़ में कि वार्निंग विजिट थी वो। तो आपको जानना पड़ेगा कि इंटरनली चाइना में सीसीपी के ऊपर तो क्या वार्निंग दी उसमें तो ये है कि भाई वो दूसरा नैरेटिव ये है कि इट वाज एक्चुअली सरेंडर विजिट। नहीं, बिल्कुल सरेंडर विजिट नहीं था, वो वार्निंग विजिट था। और वो वार्निंग विजिट इसलिए था कि क्या आप ऑर्डरली डीग्लोबलाइज करना चाहते हो मेरे टर्म्स के साथ, या फिर मैं डिसऑर्डरली खुद करूं। ये वो विजिट था। तो आप ताइवान को नेगोशिएट करवाए, और ताइवान वहाँ पे प्रेजेंट था, वो जो समिट थी उसमें ऑफिशियली। तो अगर यूएस नेगोशिएट करवा पाता है जो भी रीयूनिफिकेशन का प्रोसेस है, एटलीस्ट स्टार्टिंग स्टेप्स, तो शी जिनपिंग कोऑर्डिनेटेड डीग्लोबलाइजेशन में जा सकते हैं। अदरवाइज वो उनके तरीके से करेंगे, विच कुड बी एनीथिंग लाइक व्हाट, दैट इज कंप्लीट इकोनॉमिक डीकपलिंग। मतलब आपके मॉल या उसमें कुछ भी एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। अभी तो उन्होंने खाली 5-10-20% अगर वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इनकम का क्या होगा? वो भी तो ठप हो जाएंगे। तो उसी का तो वो अरेंजमेंट कर रहे हैं ना ब्रिक्स फॉर्मेट में। वो बोल रहे हैं कि मैंने आपको डॉलर में लोन दिया है, अब रीपेमेंट मुझे युआन में करो। ये कर रहे हैं शी जिनपिंग, तो अडॉप्ट करवा रहे हैं नेशंस से युआन को। उनके पास है हेफ्ट उस प्रकार की, करवा सकते हैं। और हर नेशन अपने कैपेसिटी के हिसाब से ये कर रहा है। जैसे हमने इजिप्ट के साथ वीट ट्रेड में करा, केन्या के साथ शुगर ट्रेड में करा, राइस ट्रेड में हम कर रहे हैं आगे, राइट।
तो हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सब कोई कंट्रीज उसी डायरेक्शन में जा रही है, बायलैटरल ट्रेड वाली, लोकल करेंसीज। और ये और आगे बढ़ेगा जब जनवरी में ऑफिशियल मेंबरशिप हो जाएगी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस की, तो और ज़्यादा ये होने वाला है कि क्रूड ऑयल जो है अब लोकल करेंसीज में ट्रेड होना शुरू होगा। तो पता आपको ये लगेगा कि प्राइमरी प्रोडक्ट वाइज एशिया इतना स्ट्रांग है क्योंकि फार्मिंग का वो बेस, कि उसको शायद एक्सपोर्ट्स की उतनी ज़रूरत है ही नहीं जिस क्वांटिटी में हम कर रहे थे, चाइना कर रहा था एटलीस्ट, राइट। और हमारा जो टारगेट है इवेंचुअली वो ये होना चाहिए कि 400 साल पहले जो हम एक्सपोर्ट करते थे, 400 साल पहले तक, जिसमें बाहर का खाली एलिट वर्ग ही अफोर्ड कर पाता था हमसे परचेज करना चीज़ें, चाहे वो सिल्क रूट हो या स्पाइसेस ट्रेड रूट हो, उस प्रकार के एक्सपोर्ट की बात हो रही है। मास मैन्युफैक्चरिंग चीपर चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स की बात नहीं हो रही। इवेंचुअली हमारा गोल भी यही होना चाहिए। वैसे भी चाइना की अपने एग्रीकल्चर की भी लिमिटेशन है, उनके यहाँ तो ज़्यादातर जो एरिया है, थोड़ा सा आप ये साउथ चाइना का ये जो हांगकांग से लगता हुआ एरिया, इसको अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर एरिया सिंगल क्रॉप वाला है, कम ही है, तो ठंड इतनी पड़ती है कि और कुछ होता नहीं, फिर कम ही है। बट नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग इतना हो पा रहा था मास स्केल पे, लेबर अवेलेबल है चीपर। और ना सिर्फ ये, रेयर अर्थ में तो वो नंबर 1 है, रेयर अर्थ मिनरल्स वाला पूरा, जो पूरी मॉडर्न इकोनॉमी रेयर अर्थ पे चलती है। तो बहुत सारे उनके प्लस पॉइंट्स हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जब आप एक्सपोर्ट मॉडल से बाहर शिफ्ट कर रहे हो, प्योर एक्सपोर्ट मॉडल से, इसका मतलब होता है कि सारी एशियन कंट्रीज बड़ी वाली जो अपना क्रीम प्रोडक्ट्स अभी तक बाहर देती थी अर्न करने के लिए डॉलर्स, अब ये नहीं होगा कि आपकी करेंसी स्ट्रांग होने वाली है तो आप परचेजर बनने वाले हो। ये डिकेड का फ्लिप जो है वो ये है, नाउ यू विल हैव द स्ट्रॉन्गर करेंसी। और जो बायलैटरल ट्रेड जो होने वाला है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो इस प्रिंसिपल पे होगा कि सामने वाले के पास कुछ रियल है आपके साथ एक्सचेंज करने को, तो वो ट्रेड हो पाएगा। जो भी नई फॉर्मूला बनेगी उसका प्रिंसिपल ये है कि आपके पास सामने कुछ रियल होना चाहिए मुझे देने को। बेसिकली इवॉल्व बार्टर बोलो या जो भी बोलो, राइट। तो वेस्ट विल हैव टू फिगर आउट कि वो क्या ऐसी रियल चीज़ बना के बेच सकते हैं ऐसे प्राइस पॉइंट पे जो बाकी की दुनिया लेना चाहती है, तो दे विल ऑल्सो बी एबल टू परचेज अ लॉट मेनी थिंग्स। तो आपका क्या प्रेडिक्शन है, क्या ताइवान को हड़प सकता है चीन? देखिए, नॉट विदाउट अ टेसिट अप्रूवल ऑफ यूएस, और यूएस भी नहीं चाहता कि वहाँ कोई बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने वाला है, भूल जाओ आप। नहीं, वैसे तो आपने देखा कि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ तो रशिया को कितनी प्रॉब्लम आई, जबकि शुरू में लोग सोच रहे थे कि भाई ये तो हफ्ते 2 हफ्ते का काम है, 2 साल हो गए, ठीक है इन्होंने इतना सपोर्ट किया। लेकिन जो सिचुएशन ताइवान की है, ताइवान इसमें एक मिनट में जो थोड़ा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि ताइवान की जो स्थिति है, तो ताइवान को कॉन्कर करने में, तो ताइवान के ऊपर विक्ट्री हासिल करने में तो चाइना को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उनको तो एम्फीबियस असॉल्ट करना पड़ेगा, उनको तो अक्रॉस द सी करना पड़ेगा। और अगर ताइवान को यूएस से सपोर्ट ऑन द बूट्स की ज़रूरत भी नहीं है, ताइवान इस मामले में तो रेडी है, उसको तो खाली यूएस के इक्विपमेंट्स चाहिए, वो तो चाइना को बीट बैक कर देगा। आप ध्यान रखिए कि एक ज़माना था कि जब ये इनकी माओ सेतुंग ने जब पूरा चाइना जीत लिया था, तब हु वाज द बिगर पावर? जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसकी चियांग काई शेक की, दैट वाज द बिगर पार्टी। तो यहाँ उल्टा भी हो सकता है। मैं आपको जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स का व्यू बता रहा हूँ। करेक्ट। अच्छा, तो मिलिट्री एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि पीओके नहीं हो सकता, राइट। चलो, तो नहीं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि मिलिटरीली पीओके जो है वो
नहीं इसलिए हो सकता क्योंकि हिली टेरेन है, हिली टेरेन में आपको मिलिटरीली 9:1 एडवांटेज चाहिए जो आपके पास नहीं है। एट द बेस्ट आपके पास 3:1 है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट इन दी हिली टेरेन। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि पीओके जो है वो अपने आप ही निकल जाए तो बात अलग है, विदाउट मिलिट्री, विदाउट मिलिट्री एक्शन, नॉन मिलिट्री एक्शन। वही नॉन मिलिट्री में कि पीओके में खुद ही इतनी इंसर्जेंसी हो जाए और पाकिस्तान जो है वो टोटली जो घिर जाए चारों तरफ से। अभी वैसे भी वेस्टर्न बॉर्डर पे घिरा हुआ है पूरी तरह से, वेस्टर्न बॉर्डर पे और ज़्यादा घिर जाए। इधर से इंडिया भी रिटेलिएट करना शुरू कर दे क्योंकि उसने अपनी बदमाशी बंद तो की नहीं है, सीज़ फायर का फ़ायदा उठा रहा है वो और इंडिया को ब्लीड करने की कोशिश कर रहा है, इंडियन फोर्सेस को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा है, चाइना के साथ टैंडम में एक्ट कर रहा है। वो इसलिए यहाँ पे जम्मू एरिया में तमाशा कर रहा है जिससे कि वहाँ से कुछ फोर्सेस जो हैं वो चाइना की ओर से इधर आएँ। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई और डिसाइसिव एक्शन हो लेकिन वो सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का ही होगा। तो पीओके को अगर आना है इंडिया में तो उसके लिए 2-3 कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि हु वांट्स दैट रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन, दैट इज़ अ वेरी 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 बिग डिस्कशन कि भाई उस रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन को हम लेकर क्या करेंगे, एक बात। और दूसरी बात ये कि हाँ ये अपने आप ही पाकिस्तान से लड़ के और खुद जो है वो पाकिस्तान से अलग हो जाए, पाकिस्तान से अलग हो जाए तब फिर हो सकता है फिर हम उसको कोई देखेंगे क्या करना है उसको। यूनियन टेरिटरी बना के अलग करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए मेरा व्यूज़ दोनों केस में अलग है। पहला, ताइवान के अंदर जो मेरी समझ है, बिल्कुल वैसे जो आपने बताया कि यूक्रेन में जैसे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजा गया तो ताइवान में भी नहीं होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाईज और इंटेल का हेल्प हो सकता है। दूसरा, चाइना भी एक और भी पॉइंट है हाँ कि कल खबर आई है कि जापान ने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर 16% इंक्रीज़ करके $56 बिलियन कर दिया है। और अब वो भी, और वो पूरी तरह से इंटरेस्टेड है ताइवान को सपोर्ट करने में। ठीक। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि चाइनीज़ भी इंटरेस्टेड नहीं है मिलिट्री काइंड ऑफ टेक ओवर में, ठीक है। उनको डिस्ट्रॉयड ताइवान नहीं चाहिए। व्हाट चाइना इज़ प्राइमरी लुकिंग फॉर, उनको चाहिए पॉलिटी के अंदर एक कोटा मिले मेनलैंड को। दिस इज़ व्हाट द स्टार्टिंग गोल इज़। इवेंचुअली रीयूनिफिकेशन चाहिए। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना डेमोक्रेसी का फॉर्मेट हटा दो। व्हाट चाइना वांट्स इज मेनलैंड को एक कोटा दे दो पॉलिटी में जो डायरेक्ट वहाँ से आके बैठेगा और आप अपना डेमोक्रेसी कंटिन्यू करो बाकी की चीज़ों के लिए, ठीक। तो उनको भी एक डिस्ट्रॉयड मिलिट्री एक्शन वाला ताइवान नहीं चाहिए। वो जो आपने बात की वो तो कोई मानेगा नहीं ना, क्योंकि सबने देखा कि जब उन्होंने हांगकांग को लिया तब क्या प्रॉमिस किया और क्या डिलीवर हुआ, बिल्कुल ठीक उल्टा। तो नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट। हाँ, बाय नहीं करेंगे लेकिन इसको एनफोर्स करवा के छोड़ेंगे वो। बिकॉज देखिए 2 प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पे। यूएस इकोनॉमी आज उस पोजीशन में नहीं है कि फुल फ्लेज वॉर में चाइनीज़ के साथ जा सके। दूसरा, ना ताइवान भी चाहेगा कि एक मिलिट्री हो, मिलिट्री टसल, ना चाइना चाहता है। उसको इंटैक्ट ताइवान चाहिए, चाइना को भी, राइट। तो इसी में शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि आप मीडिएशन करवाएं, हमको जो हमारी डिमांड्स हैं लेट अस सिट एंड डू इट। ये हो सकता है, या फिर दूसरा फिर मैं अकेला मेरी तरीके से करूंगा, which could be many things। कल को रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा तो वो तो लड़ाई के लिए भी तैयार हो जाएगा इस मामले में। नहीं, लड़ाई की तो कैपेसिटी अब है नहीं, लड़ाई की नहीं है कैपेसिटी। वॉर इकोनॉमी नहीं, वॉर इकोनॉमी तो जब प्रिंटिंग मशीन चल रहा था, ये प्रिंटिंग मशीन तो 2025 तक है मैक्स। और इवन रशिया इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट, क्योंकि रशिया को पता है। देखिए चाइना के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल लेड आउट हैं, और उसमें से जो पहला ऑब्जेक्टिव उनका ताइवान है,
उसके बाद वो 5 फिंगर्स की बात करते हैं, और उसके बाद फिर वो जो आपका वो पूरा जो साइबेरिया का जो एरिया उनके जो ट्रीटी व्लादिवोस्टॉक की ट्रीटी थी क्या, वो जो 19th सेंचुरी की जो ट्रीटी थी जिसमें वो पूरा एरिया उनका मंचूरिया का गया था, उसको लेने की बात करते हैं। तो रशिया जो है वो ठीक है, वो राइट नाउ नहीं, उनको रशियन सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है शॉर्ट टर्म में, मुझे तो वो समझ में करते आता हैं। है ताइवान की पॉलिटी के अंदर ही वो अच्छा खासा साबोटाज करवा सकते हैं। दे डोंट नीड रशियन हेल्प इन दैट। वो तो अभी दिख जाएगा ना, इलेक्शन होने वाले, इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हाँ कि क्या आगे होने वाला है। कि क्या आगे होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ताइवान हैज, लेकिन चाइना की जो वो यूक्रेन की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि ताइवान हैज मोर विजडम देन दिस ज़ेलेंस्की गाय एंड द यूक्रेन थिंग। मुझे लगता है ताइवान खुद नेगोशिएशन एक चीज़ और भी तो है ना, चाइनीज़ इकोनॉमी में आप कह रहे हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी की स्थिति नहीं, चाइनीज़ इकोनॉमी की क्या क्या स्थिति है? वो तो इकोनॉमी की पड़ी नहीं है ना, वो तो पूरा अलग, वो तो स्ट्रक्चर ही अलग है। जहाँ पे मिलियंस मर जाए तो कोई इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो पूरा सिस्टम ही अलग है। चाइना इज़ अ डिफरेंट एनिमल, वो तो उसको कोई ह्यूमन लाइफ्स के साथ ज़्यादा ये नहीं है, राइट? तो अलग चीज़ है वो। तो हमें ये समझना है कि ताइवान के अंदर जो भी होना है, जो मेरी समझ है, मुझे लगता है इज़ गोइंग टू बी अ नेगोशिएटेड रिप्रेजेंटेशन टू बी अलाउड टू द मेनलैंड चाइना। मेथड चाहे कुछ भी हो, थोड़ा मिलिट्री प्लस माइनस हो, कुछ आइलैंड्स बाहर के कुछ टेक ओवर किए जाएं, ये हो सकता है। उसके बाद नेगोशिएशन शुरू हो, कुछ इंटरनल पॉलिटिशियंस का साबोटाज हो, उसके बाद नेगोशिएशन शुरू हो। पर मुझे लगता है कि ताइवान हैज़ दैट विजडम टू सिट एंड नेगोशिएट, अनलाइक द यूक्रेन पीपल, यूक्रेन गवर्नेंस। तो और फिर मुझे ये लगता है कि ताइवान नोज कि यूएस से कितना सपोर्ट होने वाला है। नहीं, वो तो सबको दिखता है। यूएस के ऊपर तो दुनिया में कोई नहीं है जो आज की डेट में बिलीव करे। इसीलिए आप देखते हैं, हम भारत और यूएस की बात कर लेते हैं क्योंकि बात आ ही गई है। आप देख रहे हैं ना कि भारत जो है वो यूएस के साथ में, पहले तो यूएस भारत के साथ में खेलता था, लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल यूएस भारत के साथ आजकल भारत यूएस के साथ खेल रहा है? खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे। और ये देखें एक बात जो क्लियर हो चुकी है अब, कि ट्रस्ट फैक्टर तो कभी था ही नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और आगे भी जिस प्रकार का बिहेवियर है उसको देखते लगता नहीं है कि कभी बैठने वाला है ट्रस्ट फैक्टर। दूसरा, जो लोग भी डिफेंस के हम जानते हैं कि कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटीज़ को, तो उसमें भारत का अभी का गवर्नमेंट का जो रवैया है कि हमको पूरा 100% टैक्स ट्रांसफ़र वाला, क्योंकि ऑफर्स बाहर से है दूसरी कंट्रीज़ की जो तैयार है बहुत सारी चीज़ों में 100% टैक्स ट्रांसफ़र के लिए, तो फिर हम क्यों जाएंगे वो डील्स के लिए जहाँ पे हमारे टर्म्स पे नहीं हो पा रहा है, राइट? और आई थिंक जयशंकर जी ने इस पर यूके एफटीए पे ये कमेंट दी थी कि हमें क्यों पूछ रहे हो कि कब साइन होगा एफटीए, जाके यूके को पूछो कि क्यों एफटीए साइन नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स वाला जो पूरा खेल है वेस्टर्न कलेक्टिव का, वो नहीं वर्क कर रहा है, नहीं करेगा वो वर्क। मैं आपको बताता हूँ, S-400 डील पे जितनी भी कमेंट्स आई, आपको शॉक होगा संजय जी कि वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट, फिर प्रेसिडेंट का स्पोक्स पर्सन, उस लेवल तक से कमेंट्स आई। फिर यूएस कांग्रेस में बातें शुरू हुई कि अच्छा हम भारत को सैंक्शन करेंगे तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये अच्छा। हाँ, फिर हम वेवर देंगे, वेवर नहीं देंगे, वेवर के लिए भी हमारी कुछ कंडीशन है। जब ये पूरा ड्रामा चला, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नीचे के लेवल के पर्सन का भी किसी का रिस्पांस नहीं आया एक भी बार। और जब जयशंकर जी को इसके बारे में पूछा गया कि S-400 सैंक्शंस की बात चल रही है, उन्होंने बोला उनका इंटरनल प्रोसेस है, उनको करने। तो ये जो भारत है, ये नहीं समझ में आ रहा है लोगों के कि बहुत बड़ा अब चेंज हो चुका है। वो जो एक डोमिनेशन वाली जो थियरी के हिसाब से जियोपॉलिटिक्स चलती थी अभी तक,
कि हम ये करेंगे। अच्छा, पन्नू केस में तो ये क्लियर हो गया। उससे पहले कनाडा को जो हमने ट्रीटमेंट दी, 41 डिप्लोमेट्स फायर्ड, 41, तो पूरे वेस्टर्न कलेक्टिव को शॉक लगा है। भले कनाडा के ऊपर एक्शन हुआ, लेकिन मैसेज तो सबको गया कि ये तो बड़ा आपका डिप्लोमेटिक आपका पूरा फेस खराब कर देंगे ये वर्ल्ड वाइड। भारत इस प्रकार के स्टेप्स ले सकता है, और मुझे लगता है सबने गिन भी लिए होंगे कि किसके डिप्लोमेट्स यहाँ ज़्यादा है कंपेयर। तो ये जो है ये आई थिंक ये डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है जो अभी तक चल रही थी। और ब्लिंकन जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्हें भी ये समझना होगा कि जहाँ जहाँ इंटरनेशनल कॉन्ग्रीगेशन होते हैं सब लाइक उनको साइड पे ऐसे रखते हैं। छोटे देश भी, इवन अफ्रीकन नेशंस, नोबडी इज लाइकिंग देम, नोबडी लाइक्स देम, ये इंप्रेशन आ रहा है। तो वो तो किया ना उन्होंने कोविड में, जिस तरह से उन्होंने प्रॉफिटेयरिंग की, जिस तरह की उन्होंने प्रायोरिटाइजिंग की, जिस तरह से उन्होंने छोटी हमारा रॉ मटेरियल भी बैन किया, इग्नोर किया छोटी कंट्रीज़ को, उनको मरने के लिए छोड़ दिया, भारत ने उनको संभाला। तो वो तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा उनका डिप्लोमेटिक गूफअप हुआ। हमारा भी रॉ मटेरियल उन्होंने रोक दिया था कुछ टाइम के लिए कि हम वैक्सीन्स ना बना पाए, ये भी हुआ है। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का तो डायरेक्ट कॉल था कि आप इजराइल को सप्लाई कर रहे हो, ईरान को दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे। HCQ टैबलेट्स, जब वो टैबलेट्स भाई हमें क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, भारत से जवाब गया कि हम जब शुरू करने वाले हैं, हमारे नेबरहुड से शुरू करने वाले हैं। तो ये अब डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है इन नेशंस को, क्योंकि जो आदत सी पड़ गई कि हम तो वाइट्स है, हमारा ही चलेगा डोमिनेशन, हम माइक देंगे तो आप बोल पाओगे, वरना आपको माइक तक नहीं मिलेगा। एजेंडा तो आप सेट ही नहीं कर सकते, आप कौन होते हो एजेंडा सेट करने वाले। तो आई थिंक अब जो ग्लोबल साउथ का जो पूरा मोमेंटम है, जिसको वेस्ट को बाहर से देख के लगेगा कि दिस इज एंटी वेस्ट। अच्छा, ये सब इसी एजेंडा में है। ये जो गिफ्ट सिटी बनाई गई है भारत के द्वारा, इसका इंटरनेशनल फाइनेंस में क्या रोल है? इसका भी आपने कुछ प्रेडिक्शन किया था, वो भी दारू वारू के बारे में। हाँ, अल्कोहल के बारे में जो अभी हो चुका है परमिशन के लिए ड्राई स्टेट में। अच्छा, ये गिफ्ट सिटी वाला जो मामला है, तो ड्राई स्टेट में परमिशन क्या, परमिशन तो वैसे भी मिल जाती थी, वो एक सर्टिफिकेट आता था, दारूडी और वो नाम। मैं बताता हूँ आपको। मैं उस टाइम यहाँ पे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का सेक्रेटरी था। हमारी टीम रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलने गई थी बड़ौदा। तो बड़ौदा में हमारे फिर ये पूरा जो कमेटी वमेटी और जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट वगैरह वो सब गए थे कि भाई राजस्थान बहुत दिनों बाद फाइनल खेल रहा था, 70s में खेला था उसके बाद। तो वहाँ पे कलेक्टर मेरा जान पहचान का था, तो लोगों का ये था कि साहब कि यहाँ तो दारू ही नहीं मिलती है। मैंने उसको कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्साइज वाले को भेज देता हूँ, आपको फॉर्म वॉर्म की कुछ फॉर्मेलिटी होती है वो करवा के सब हो जाएगा, परमिट हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्कुल हो जाएगा। उसने भेज दिया उसको, वो फॉर्म वॉर्म लेके आया कि साहब कि ये फॉर्म भरवा दीजिए सबका के। तो फॉर्म लोगों ने देखा, उन्होंने कहा हम तो नहीं पीते। उसमें लिखा था सबसे ऊपर दारूडी और वो नाम। अच्छा, गुजराती जो है सब पढ़ लेते हैं, देवनागरी जैसी है स्क्रिप्ट। दारूडी और वो नाम, हम दारूडी हैं क्या? पियक्कड़ होता है इसका मतलब, पियक्कड़ का नाम। तो ये क्वेश्चन था संजय जी उस बात का कि बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स। नहीं तो वहाँ पे भी लोगों को भरना पड़ेगा क्या ये दारूडी और वो नाम? हाँ, वो परमिट तो लेना है, परमिट बेस्ड है, अभी परमिट बेस्ड है। तो दारूडी और वो नाम क्यों भरेगा? पियक्कड़ है क्या कोई? इट इज सोशल ड्रिंकिंग, इट इज नॉट। गुजरात स्टेट के लिए बाकी जो है वो सब पियक्कड़ जब आते हैं तब इवनिंग में यही उनको चाहिए होता है। नहीं, तो गलत बात है ना कि हमारे यहाँ देखिए राजस्थान का रेवेन्यू जो है, एक्साइज का रेवेन्यू, वो गुजरात की वजह से चलता है।
गुजरात में जो भी इलीगल सप्लाई होती है वो सब राजस्थान से जाती है, तो राजस्थान का एक्साइज बनता है। तो आपका माउंट आबू का जो रेवेन्यू है अब कम होने जा रहा तो बताइए, माउंट आबू, उदयपुर, ये सारे रेवेन्यू जो हैं वो तो वो गिफ्ट सिटी से फिर सप्लाई होने लगेगी। है वहीं से होनी है। तो देखिए ये जो पूरा, क्योंकि टैलेंट का क्वेश्चन ये था कि मल्टीपल स्टेट से आ रहे फॉरेन डेलीगेट्स हैं, उनको भी चाहिए। क्या सर्विसेज देने वाली है गिफ्ट सिटी, जो आप सोच रहे हैं कि वहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस का हांगकांग जैसा हब बन जाएगा? जी बिल्कुल। तो 10 इयर्स का टैक्स हॉलीडे है, नो इनकम टैक्स, नो जीएसटी, स्पेसिफिक कमर्शियल एंटिटीज़ को, और स्पेसिफिक जो शिपिंग, डिफेंस, एजुकेशन सेक्टर, इन सबको। तो 2 तो ऑस्ट्रेलियन कैंपसेस शुरू हो रहे हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के, और 5-6 यूनिवर्सिटीज़ के साथ बातें चल रही है, वो भी उनका कैंपस लेके आ रहे हैं वहाँ पे। तो एजुकेशन का हब, टेक फाइनेंस का हब। तो छोटा सा एरिया है, उसमें कितना होगा? 3 टाइम्स और बढ़ा रहे हैं उसको, और 3 टाइम्स 2000 एकड़ और बात हो रही है। तो बड़ा स्पेस होगा, एंटरटेनमेंट का पूरा एक जोन बनेगा। तो पूरे अहमदाबाद और आसपास एरिया वाले सब वहीं आएंगे, जो पूरा एंटरटेनमेंट। माउंट आबू नहीं जाएंगे? माउंट आबू नहीं जाएंगे, दीव दमन भी नहीं जाएंगे। दमन तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने पड़ोस की और हमारी नेबरहुड इकोनॉमी की। तो भारत, जैसा आप जानते हैं, भारत कहता है कि भाई नेबरहुड फर्स्ट, जिसमें से एक नेबर को हटा दीजिए, वो एक नेबर जो है वो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो वैसे जिस नेबर का कुछ नहीं हो सकता, उसकी इकोनॉमी का क्या होने वाला है? देखिए उनकी इकोनॉमी वही जो आर्म्स के ऊपर चल रही थी कि बाहर से कोई कटोरा भर दे और चलती रहेगी। तो क्लियर है, उनका पतन क्लियर है। और जिस प्रकार का इन्फ्लेशन झेल रहे हैं पब्लिक, तो बहुत क्लियर है कि अफ़गानिस्तान की साइड से भी प्रेशर आ रहा है, क्योंकि वो भी दुरान लाइन मानते नहीं है, राइट। तो बहुत इंटरनल केओस है, पर मुझे समझ में आता है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है दिल्ली के साथ, जहाँ पे कुछ कुछ एरियाज़ में कोऑपरेशन, जैसे टेररिस्ट का लिस्ट है उस पर वर्क हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पीओके का प्रेपरेटरी स्टेप है ये। क्यों? क्योंकि जब हैंडओवर का प्रोसेस चल रहा होगा पीओके का, तो यही टेररिस्ट जो है वो इंटरनली बदमाशी करने वाले थे, जो अभी मारे जा रहे हैं। मारे तो वेस्टर्न फ्रंट पे जा रहे हैं ना, ईस्ट यहाँ कहाँ मारे जा रहे हैं? यहाँ तो घुस के और हमारे फौजियों को मार रहे हैं। अनआइडेंटिफाइड एसेलेंट्स वाली बात कर रहा हूँ मैं, अनआइडेंटिफाइड एसेलेंट्स वाली। अच्छा, उनकी बात कर रहे हैं, अननोन गनमैन की बात कर रहे हैं। तो ये वो टेररिस्ट का लिस्ट है जो बदमाशी करने वाले हैं जब पीओके का हैंडओवर चल रहा होगा इंटरनली विद इन पाकिस्तान। तो ये प्रेपरेटरी स्टेप्स हैं, मैं ये बता रहा हूँ। तो ये प्रिपरेटरी स्टेप्स आईएसआई ले रही है क्या? कुछ तो अरेंजमेंट है, तय बात है। जब से वो क्रिकेट टीम आई वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तभी से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो लग रहा है। क्योंकि नवाज शरीफ भी जिस इजी तरीके से एंटर हो गए विद इन पाकिस्तान, जब गए थे तो वो पाकिस्तान आर्मी के नेगेटिव लिस्ट में थे। अब वापस आए हैं तो हमें नहीं पता पॉजिटिव लिस्ट में है या नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि बड़े कंफर्ट के साथ एंट्री हुई है, राइट। तो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होगी। लेकिन ये जो कंट्री है पाकिस्तान नाम की, वैसे तो नापाक है, लेकिन अपने आप को पाक बोलती है, वो बात अलग है। तो इसकी जो इकोनॉमी जिस स्थिति में है, यानी कि इसका जो डेट बर्डन है, जो इसकी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है, जो इसके अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है, जो इसके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का लेवल है, जो इसके एक्सपोर्ट के अर्निंग का कोलैप्स है, चाइनीज़ डेट है, इस सबको देखते हुए कंप्लीट कोलैप्स की आप क्या प्रोडिक्शन करते हैं? और ये ज़बरदस्ती एक्सचेंज को मैनेज करते हैं, जिससे और ज़्यादा क्राइसिस पर पड़ती है। पूरा ही होकस पोकस है।
और कोलैप्स तो क्लियर है, लेकिन कोलैप्स से बचने का एक ही तरीका है, जो है भारत की शरण में आना। वो तो आप कहते रहते हैं ना मंदिर इकोसिस्टम रिवाइव कर दो, तो वो तो मंदिर तोड़ते हैं, वहाँ जो है वो हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं, हिंदू लड़कियों को उठाते हैं, सारे धंधे तो करते हैं। उनके रेगुलर प्रोसेस है, दैट इज़ नॉट समथिंग न्यू। समथिंग न्यू इज़ जो अभी उन्होंने बात करी, जहाँ पे वर्चुअल टूर की स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। अभी कटास राज के लिए भी एक जत्था जाने वाला है, राइट। वो थोड़े फ्लिप फ्लॉप वाले स्टेप्स है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप वाले इसलिए हैं क्योंकि नेगोशिएशंस भी चल रहा होगा विथ गल्फ कंट्रीज़ कि भाई कितना फंडिंग आप देने वाले हो, उसके साथ पैरेलल में हम थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म करना शुरू करें। तो दोनों प्रकार के स्टेप आपको दिखाई देंगे। टेरर अटैक भी चल रहा है साइड में, और अनआइडेंटिफाइड गनमैन भी है जो काम कंप्लीट कर रहे हैं। मंदिर में विजिट भी हो रही है, रिवाइव हो रहे हैं, और कुछ मंदिर में अटैक भी हो रहा है। दोनों पैरेलल चल रहा है क्योंकि नेगोशिएशन मस्ट बी ऑन। तो भारत का क्या लीवरेज है इस समय पाकिस्तान के ऊपर अरब देशों के माध्यम से? देखिए, भारत का लिवरेज यही है कि जो इनको एड चाहिए, जो अब वेस्ट से नहीं आनी। अच्छा, आसिम मुनीर जाके भी आए, ब्लिंकन से मिले हैं, विक्टोरिया न्यूलैंड के साथ वो फ़ोटो भी था जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ। तो आई थिंक टटोलना चाह रहे थे कि कितना कुछ मदद हो पाता है या नहीं। पर आपको ये समझना है कि अमेरिकन इकोनॉमी अभी जो पोजीशन है वो यूक्रेन की फंडिंग और इजराइल वाली फंडिंग, दो वाली फंडिंग में तो ऑलरेडी टैप हो चुकी है, और एक ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो घर पे झेल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी पोजीशन में है कि पाकिस्तान का कुछ स्पॉन्सर कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोऑपरेशन हो सकता था, अगर वो मीटिंग में कुछ फाइनल भी हुआ है, तो वो ये हो सकता है कि पाकिस्तान यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट में क्या मदद कर सकता है, उसके सामने कुछ मिलेगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा एकदम पेटी कैश, ये हो सकता है। तो ये जो मंदिर इकोसिस्टम की आप बात करते हैं, तो आप ये भी कहते हैं कि भाई ये यूएई और ईरान और जो सऊदी अरब है, ये इस्लाम छोड़ देगा, तो ये कब तक होगा? 2040 का मैंने दिया है ये प्रेडिक्शन। और इसमें जैसे आप जानते हैं कि जो ये हमास वाला कॉन्फ्लिक्ट जब मैस क्लीन होगा, उसके बाद इज़राइल का एक बहुत बड़ा रोल आप देखोगे विद इन सऊदी अरेबिया, जहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे रब्बीज़ जो हैं, उनके जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, वो सऊदी अरेबिया में बहुत इन्फ्लुएंशियल धीरे धीरे होते जाएंगे। लेकिन अभी तो उल्टा दिख रहा है। अभी तो ये दिख रहा है कि वहाँ पर उन्होंने जो है वो 3 देवियों की पूजा आरंभ कर दी है। जो उनकी जो पुरानी 3 देवियाँ होती थी प्री इस्लामिक टाइम में, उनकी पूजा आरंभ कर दी है। तो आप कहते हैं कि वो यहूदी होगा, मुझे तो लग रहा है कि वो तो अपने प्री इस्लामिक जो उनका एक प्रकार से जिसको कहें सनातन चंद्रवंशी रूट्स वाला, जो चंद्रवंशी रूट्स वाला है, तो उस तरफ जाने की बात कर रहे हैं। वो अरब नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, और अरब नेशनलिज्म जो है वो उनके प्री इस्लामिक जो उनका टाइम है उससे जुड़ा हुआ है। जी, तो ये एक बात तय है कि इंडिया और इजराइल दोनों जो है वो सऊदी अरेबिया के मेल्टिंग पॉट में मिलने वाले हैं, ये बात तय है। अब मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि भारत का वो कन्वर्जन लेवल वाला पोटेंशियल सऊदी अरेबिया में अनलिश हो पाएगा, ये मुझे बड़ा डाउटफुल लगता है। और क्योंकि वो फेलो अब्राहमिक्स है और ज्यूस से ज़्यादा लेकिन ज्यूस की एक और प्रॉब्लम है ना। हाँ, ज्यूस की एक ये प्रॉब्लम है कि आप कन्वर्ट होके जू नहीं बन सकते। कन्वर्ट होके नहीं बन सकते, दे आर वेरी ट्रेडिशनल। और उनका तो ये कहना है कि लिमिट बना के रखते हैं। जू जो है, यू कैन बी ए जू ओनली इफ यू आर बॉर्न फ्रॉम द वूम ऑफ अ जूइश मदर। ना सिर्फ ये, उनका तो अगर आप अल्ट्रा कंजर्वेशनिस्ट व्यू देखोगे, मैं तो जो मॉडरेट की भी बात कर रहा हूँ उसका तो ये है, तो हाँ। उनके यहाँ जब कन्वर्शन का रूट बंद है, जैसे हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में वो रूट बंद नहीं है, बंद नहीं है। आप घर वापसी
कर सकते कर सकते हैं। घर वापसी क्या, आप यदि कभी भी हिंदू नहीं रहे हों, आपके कोई भी वंशज नहीं रहे हों, तब भी आप सनातन धर्मी बन सकते हैं। बन सकते लेकिन वहाँ पे तो जुडाइज्म में तो ये रूट क्लोज्ड है। तो देखिए संजय जी, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं कि अगर इजराइल चाहता है कि वो पूरा रीजन डीरेडिकलाइज हो, तो इजराइल को खुद को भी जुडाइज्म में फ्लेक्सिबिलिटी वाला लाना पड़ेगा। ये वन साइडेड नहीं होने वाला है, राइट। मुझे बहुत क्लियर मुझे पता है कि कंजर्वेशनिस्ट होते हैं और कन्वर्जन वाला नहीं है उनके वहाँ। लेकिन जब आपके जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक जो गोल्स है पूरे रीजन के लिए, जहाँ पे आप ग्रेटर इजराइल वाला एक कॉन्सेप्ट देखते हो एज एन एंड गोल, राइट। जैसे अभी गाज़ा वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें एंड गोल आपको क्या चाहिए? यू डोंट वांट कि वो रीजन वापस इस्तेमाल हो अगेंस्ट इजराइल। दैट इज़ द स्टेटेड गोल, ठीक। तो यही गोल को अगर आपको एक्सपांड करना है तो आपको जुडाइज्म को थोड़ा फ्लेक्सिबल तो करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होना है मुझे आप बताओ। यही बंच जो डिस्प्लेस हुआ है वो जाके जॉर्डन में बैठेगा तो जॉर्डन से अटैक करेगा, राइट। तो खाली डिस्प्लेसमेंट इज नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट सॉल्यूशन। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको घर वापसी के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। तो ये तो भारत के लिए, जो भारतीय मुसलमान हैं उनके लिए भी घर वापसी जो है वो एक एंड गोल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अपने कल्चरल रूट्स में वापस सबने आना ही चाहिए। और मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि कोई बाहर से आए थे, मैं नहीं मानता इस बात को। आपने ईरान के लिए कहा कि वो ज़ोरोस्ट्रियन बन जाएंगे, क्रिश्चियन मेजॉरिटी, ईरान क्रिश्चियन मेजॉरिटी बने। उस ऐसे वहाँ जो रूट चल रहा है वो ज़ोरोस्ट्रियनिज़म की तरफ अधिक वो आकर्षित दिख रहे हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल गोल्स जो होते हैं, जो फिक्स होते हैं, उस हिसाब से दैट विल गो टू क्रिश्चियनिटी। क्योंकि अभी की जनरेशन की जो मेमोरीज है वो मॉडर्निटी को क्रिश्चियनिटी के साथ इक्विवेलेंट देखती है। तो फिर यूएई वाले क्यों हिंदू बनेंगे? उनका तो पहले से ही एंशिएंट भारतीय डायरेक्ट कनेक्ट था, ट्रेड का भी था, नाम का भी था, रिलेशनशिप का भी था, हर तरह से था। वो तो एकदम डायरेक्ट था। उनकी करेंसी भी रुपया हुआ करती थी। आज भी वैसे वहाँ पे रुपया ही बोलते हैं दिरहम को। हाँ, मार्केट में अभी भी आप जाओ तो बोलते हैं। तो बहरीन में भी बहुत टाइम तक चला रुपया। तो इनका तो डायरेक्ट कनेक्ट था, दैट वाज वेरी क्लियर। और सऊदी अरेबिया वाज अ डिफरेंट वन कि वहाँ पे चंद्रवंशी रूट्स भारत, एंशिएंट भारत से निकाले गए होंगे कुछ कालखंड में, वो जाके सेटल हुए हैं। और क्योंकि ज्यूइश इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा था वहाँ पे, तो उनका मेमोरीज ज्यूज़ के साथ ज़्यादा मैच करेगा। और जो मैं बताता हूँ कि कन्वर्जन के प्रोसेस के लिए जो पूरा एक मशीनरी, ऑयल्ड मशीनरी, वो सनातन में है नहीं। अगर कोई सामने से सीख करता है। सनातन में कई सारे लोग बन गए हैं जो ये मिशनरी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे इस्कॉन है। हाँ, एक्टिविटी इस्कॉन जो है इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेलिटाइजर। हाँ, तो मल्टीपल ज्योग्राफीज में उनका इन्फ्लुएंस है। आप देखें रशिया में, ये आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, ख़ास तौर से जो थ्री बाल्टिक स्टेट्स हैं, लैटविया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, उसमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, काम करते हैं ये इस्कॉन वाले हैं। और भी कई लोग हैं। देखिए आखिर में देखिए अलग अलग, क्योंकि हमारे यहाँ परंपराओं की कमी तो है नहीं, हमारी तो बहुत सारी परंपराएं हैं, तो बहुत सारी परंपराएं जो हैं वो करती रहती हैं। इसमें कुछ लोग बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं। हाँ, देखिए संजय जी, एक बात तो क्लियर है कि एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू मूव टुवर्ड्स नेचुरल, दैट इज़ गोइंग टू बी मैचिंग विथ सनातन। तो जैसे अमेरिका में भी जब बच्चे घर आएंगे, वो इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये होगा कि पेरेंट्स को बोलेंगे आप डिवोर्स नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट नॉर्मल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वाई मैरिज इज़ अ पीस ऑफ पेपर, ये 7 जन्म का बंधन क्यों नहीं है। तो ये जो गैप है बीच में कनेक्ट करने वाला कि दिस इज़ व्हाट इज़ सनातन, ये ओरिएंटेशन मिसिंग है।
अदरवाइज तो सब कोई सनातन बन ही सकता है, पर कोई बताने वाला तो चाहिए कि दिस इज व्हाट इज सनातन। नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? देखिए, मोनार्की का एक बीज दिख रहा है कि मोनार्की के लिए डिमांड आ रही है कि वापस मोनार्क चाहिए हमें। और आप जानते हैं उस कालखंड में जब पूरी फैमिली को मार दिया गया या जो भी इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अभी जो हमारे पास नेपाल के पास जो मोनार्क है या उनके जो आखिरी अब बचे हैं वंशज, ठीक, तो उनका एक सपोर्ट ग्रुप बहुत बड़ा बन रहा है विद इन नेपाल, जो बोल रहे हैं कि अब डेमोक्रेसी के से अब ऊब चुके हैं। और नेपाल तो ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र था ही, वो तो था ही। तो ये तो आपके ये सोनिया माता ने करवाया उसका उल्टा तो काम। पूरा जो यूपीए के टर्म में हर जगह मोनार्कीज का जो पूरा डाइल्यूशन हुआ, नेपाल भूटान में भी हुआ, जैसे डेमोक्रेसी आई मोनार्क का इन्फ्लुएंस कम होने लगा, ये यूपीए एरा के दौरान हुआ। और ये सारी मोनार्कीज प्रो भारत थी जो हमने खोई बिकॉज ये इस प्रकार के एटीट्यूड के चलते, जहाँ पे हमने प्रमोट की डेमोक्रेसी ये जानते हुए कि उनकी मोनार्की हमें पसंद करती है। तो आई थिंक नेपाल में वो वेव शुरू हो चुका है। एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि मोनार्की वॉज द करेक्ट पाथ, ये मिशनरीज को निकालो और कम्युनिज्म को भी निकालो। और बांग्लादेश में हमारा अंकल टॉम जो है वो परेशानी करने का प्रयास कर रहे हैं, अपोजिशन को सपोर्ट करके। और एक ये बन चुका है सैंक्शंस लगा के और कुछ करके। वैसे भारत तो अंकल टॉम को कह चुका है कि यहाँ पे नहीं और श्रीलंका को भी भारत ने बेल आउट किया। दोनों के IMF पैकेजेस भारत ने करवाए, हाँ बिल्कुल, अपनी गारंटीज देके। तो ये तो कम से कम अच्छा, ये तो दोनों जो हैं ये दोनों हमारी इकोनॉमी में इंटीग्रेट होने में इनको कोई परेशानी भी नहीं है, नहीं। इससे इनको लाभ ही होता है किसी प्रकार का कोई। देखिए, बांग्लादेश का आप जानते ही हैं, हसीना गवर्नमेंट है जब तक, तब तक थोड़ा पीसफुल गवर्नेंस चल रहा है। थोड़ा, ऐसा नहीं है कि हिंदू उसको वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है ही, पर थोड़ा बैलेंस वाला चल रहा है। पर अगर ऑपोजिशन पार्टीज आती है तो वाइप आउट वाला सीन है। और फिर मुझे नहीं लगता अगर वो आ जाती है पावर में तो फिर रिलेशंस भी गड़बड़ी में जा सकते हैं अच्छे खासे। ये आपका जो हमारा अंकल टॉम है वो सब जगह यही प्रयास करता रहता है कि भाई कुछ टेररिस्ट बना के रखे, कुछ भारत को दबा के रखे, कुछ इधर से तंग करे, कुछ पाकिस्तान को कुछ इनकरेज करे कि हाँ भाई भेजो उधर टेररिस्ट, और कभी बांग्लादेश में करे। चुटपुट सपोर्ट की बात हो रही है। पहले जो होती थी खुलेआम, जैसे 71 में बेड़ा भेज दिया, वो वाला अब तो वो पावर रहा, औकात नहीं है, वो नहीं रहा। तो चुटपुट तो ये चलेगा, और ये स्पेसिफिक हमारे इलेक्शन रिजल्ट तक तो चलेगा ही, 2024 तक। बेचारा सोरोस तो चला गया छोड़ के, हाँ। मैदान छोड़ गया। हाँ, वो तो होना ही था, क्योंकि एक पूरा वर्ग ओमिड्यार भी मैदान छोड़ गया। पूरा वर्ग ग्लोबलिस्ट का डिसीजन ले चुका है भारत के ऊपर। तो अब ज़्यादा प्लस माइनस कुछ कर नहीं सकती, जितना है इलेक्शन रिजल्ट तक है। उसके बाद US के साथ जो रिलेशनशिप होने वाले हैं, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट रिलेशनशिप US के साथ, क्योंकि वो तो वैसे भी इलेक्शन मोड में होंगे उस समय। हाँ, और क्राइसिस के बाद भारत एक ही है जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको ब्रिज कर पाएगा। स्टेबिलिटी, ग्लोबल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी का फैक्टर एक ही है, भारत। सबको जोड़ने वाला भी एक ही है, जो भारत रहेगा आफ्टर द पूरा जो टमल्टस चर्न होता है इकोनॉमिक्स का। तो मुझे लगता है कि अंकल टॉम भी हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। चलिए, और इसी नोट पर, इसी ऑप्टिमिस्टिक नोट पर आज की चर्चा को अब हम विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।